हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारी हिंदी की क्लास का प्रैक्टिस सेट होता है और डेली हम अपने 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं। आपने हमको एक चैप्टर बताया था कि सर विलोम शब्द करा दीजिए, तो मैंने आपको विलोम शब्द करा दिए थे बहुत सारे। बाकी के चैप्टर हैं, रस वाला चैप्टर रह रहा है आपका, और अलंकार मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। अलंकार वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के एक बार प्लेलिस्ट से चेक कर लेना और अलंकार वहाँ से आप पढ़ लेना। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने आपको अलंकार समझा के कराए थे और मैंने कोशिश ये की थी कि अलंकार मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि आज के बाद आपको कहीं से भी अलंकार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो उस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी अलंकार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एग्ज़ाम कोई भी हो, सीआरपीएफ का एग्ज़ाम हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो या बीडीओ हो, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। यहाँ तक कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट साबित होगा। कुल मिलाकर के अगर आपका कोई एग्ज़ाम है और उसमें हिंदी आती है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सर क्लास लाइव नहीं होती क्या? तो क्लास लाइव नहीं होती है, लेकिन हमारी सारी की सारी क्लासेस टाइम टू टाइम होती हैं। अगर हम बात करें सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास की, तो डेली आपको 7 बजे देखने को मिल जाएगी। मैथ की बात करें तो डेली दोपहर 12 बजे आपको मैथ मिलेगा और डेली शाम को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। सभी में हमने सीआरपीएफ को टारगेट करते हुए क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा रखा है आप लोगों के लिए और सेम उस पैटर्न पे आपके प्रैक्टिस सेट बनाए हैं जिस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कितने ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लेना। पीडीएफ की यदि अगर हम बात करें, पीडीएफ के लिए आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बना करके दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी की सारी पीडीएफ पा सकते हैं। बीएसएफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर के मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराए दिए हुए हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे और आपको ऐसे मिल जाएंगे मिक्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई और आपको ओवरव्यू भी मिल गया क्लासेस का। टारगेट पता है आपको 2100 प्लस क्वेश्चन का। अगर आप बोलोगे 2100 प्लस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट करा दीजिए तो मैं ये करा दूंगा। अगर आप बोलोगे चैप्टर वाइज हमारी तैयारी करा दीजिए मैराथन टाइप, जिस तरह से मैंने आपको विलोम शब्द की कराई है, तो मैं उस तरह से करा दूंगा। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताएं। तो व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है तो व्यंजन संधि सबसे पहले प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करके देख लीजिए, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस में हमारी व्यंजन संधि दी हुई है। अगर हम बात करें नयन की, तो नयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने प्लस के अन। तो यहाँ पर तो हमारी स्वर संधि हो जाएगी। अगर हम शिवालय की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिव प्लस के आलय। तो यहाँ पर भी हमारी स्वर संधि हो जाएगी। अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्या प्लस के अर्थी, यहाँ पर भी हमारी स्वर संधि हो जाएगी। तो एक ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पंचम। अगर आपको संधि करनी नहीं आती है तो आप देखिए, थोड़ा एक बार वीडियो देख लेना, मैंने आपको एक वीडियो कराई थी संधि की और बहुत स्पीड के साथ से आपके एग्ज़ाम आने वाला था फॉरेस्ट गार्ड वाला, तो उसको नज़र रखते हुए मैंने आपको ऐसे संधि कराई थी कि जिससे कि आपको कम टाइम में आप सारी चीज़ें पकड़ पाओ। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं इस क्लास के एंड वीडियो में संधि वाली क्लास लगा दूंगा, वो देख लेना।
अगर वो देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ है जिस टाइम को कवर करने के लिए, और उसमें मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं और सारी चीज़ों का ओवरव्यू दिया गया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको डिटेल में भी वीडियो मिल जाएगी। और हमारी सारी क्लासेज ऐसी होती हैं कि आपको एक ही क्लास से समझा दिया जाए और ऐसे समझा दिया जाए कि आपका कोई डाउट ना रहे। जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आड़तिया। आड़तिया में प्रत्यय है, तो प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम पहले जो प्रीवियस हमारे जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने, ये मेरे ख्याल से 29वां प्रैक्टिस सेट है और अब तक हम 28 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं और हमने 700 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हमारे 725 क्वेश्चन हो जाएंगे और मैंने क्वेश्चन को भी सीरीज़ वाइज ही अरेंज किया है जिससे आपको पता चलता रहे कि हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन देखते हैं आड़तिया। तो आड़तिया में या प्रत्यय होगा, इया प्रत्यय होगा, तिया प्रत्यय होगा या ड़तिया प्रत्यय होगा। तो फटाफट से बताइए कि आड़तिया में कौन सा प्रत्यय होगा। तो जिन भी बच्चों ने इया प्रत्यय यहाँ पर लगाया है, आड़त प्लस के इया क्या हो जाएगा, आड़त। आड़त क्या होती है, जहाँ पर गेहूँ वगैरह बिकता है, और प्लस के इया, छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन और होता, ई ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से बना दिया, बड़ी ई और या, तब कुछ लोग ऐसे हैं जो ई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते, लेकिन मैं आपको बता दूं छोटी ई या बड़ी ई सिलेक्ट होती है, उसका विच्छेद करने के बाद कोई शब्द है उसका विग्रह कीजिए, या उस क्वेश्चन को एक बार वर्ड को ही देख लीजिए। जब हमको शब्द में ही छोटी ई दी है तो बड़ी ई वाला तो निकल ही नहीं सकता। तो अगर आप मूल शब्द को देखते हुए अपने आंसर को करेंगे या उसका सही से विच्छेद कर लेंगे, अगर आपकी संधि अच्छी है तो आप उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से विधानवाचक वाक्य है। तो देखिए विधानवाचक वाक्य बताना है। कल हमारा क्वेश्चन था हमारे प्रैक्टिस सेट में संकेतवाचक वाक्य से, और संकेतवाचक वाक्य क्या था कि यदि आप परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी यदि और तो संकेत दिया गया था आपको एक। बाकी की पहचान भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पर आपको विधानवाचक वाक्य को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता। मेरी इच्छा है कि मोहन यह पत्र लिखे, मोहन पत्र लिखो। अब बताइए इसमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई नॉर्मल बात बताई जा रही है या ऐसी रेगुलरली वाली बात बताई जा रही है जो डेली काम होता है, या एक नॉर्मल सी बात कोई बता दी जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, विधानवाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मुद्दा ये बनता है कि ऑप्शन बी क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा नहीं, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, तो ये वाक्य हो जाएगा हमारा निषेधात्मक वाक्य। कैसा हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे इसको। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मेरी इच्छा है कि मोहन यह पत्र लिखे, तो कैसा वाक्य हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम अगले ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर दिया है मोहन पत्र लिखो, तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, तो इस वाक्य को बोलेंगे हम आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य भी आप इसको बोल सकते हो, या आप आज्ञावाचक भी बोल सकते हो, या आप आज्ञा सूचक भी बोल सकते हो। यहाँ पर आज्ञा दी गई है कि मोहन पत्र लिखो, तो किसी से कहा जा रहा है कि भाई ये काम तू कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो,
विराम चिन्ह मैंने आपको कराए हैं और मैं काफ़ी बार आपसे बोल चुका हूं कि एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा विराम चिन्ह से। तो प्लीज़ यार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि एक बार विराम चिन्ह वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने अपना उसमें 100% दिया है। मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी बताया है कि प्रयोग क्यों किया जाता है, और ये भी बताया है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। और हर विराम चिन्ह के साथ साथ मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल देख करके उनका प्रयोग करके भी दिखाया है कि किस जगह पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए, एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में सबसे पहले अर्धविराम क्या होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से बता देता हूँ, योजक चिन्ह जहाँ पर 2 विलोम शब्द हों, सॉरी 2 नहीं विलोम शब्द हों, और विलोम शब्द क्या होते हैं, मान लीजिए जैसे आग और पानी, तो और हटा करके उसके बीच में क्या लगा देते हैं, योजक चिन्ह। अल्प विराम की बात की जाए तो कोमा, कोमे को कहते हैं अल्प विराम। पूर्ण विराम की बात की जाए तो एक डंडा हो जाएगा, और कोष्ठक की बात की जाए तो छोटा ब्रैकेट हो, मंझला ब्रैकेट हो या बड़ा ब्रैकेट हो, इन सबको क्या कहते हैं, कोष्ठक। बच जाता है हमारा अर्धविराम, तो ऊपर एक पॉइंट और नीचे कोमा, तो इसको बोलते हैं हम अर्धविराम। यानी कि पूर्ण विराम से कम, यानी पूर्ण विराम से आधा, तो ये हो जाएगा अर्ध, अर्ध होता है आधा। अल्प क्या होता है, अल्प होता है बहुत थोड़ा सा, तो पूर्ण विराम से कम आधा हो गया, और आधे से भी कम अल्प विराम हो गया। तो ठीक, तो हमसे क्या बोला है कि अर्ध विराम की तुलना में कम देर, ज़्यादा देर के लिए नहीं बोल रहा है कि उससे भी कम देर रुकना हो, तो उससे भी कम क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर हमको दिया है निम्न में से चतुर्भुज का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो क्वेश्चन तो आपके लिए है सामासिक विग्रह बताने का, लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ कि चतुर्भुज में समास कौन सा होगा। तो चतुर्भुज में आपको समास भी बताना है। तो चलिए, चतुर्भुज 4 पैरों का समूह होगा, 4 हाथों या हाथ होता है भुजा, या 4 भुजाओं का समूह होगा, 4 बाह का समूह होगा, बाह भी हाथों को बोलते हैं, तो आप इसको बोलोगे 4 भुजाओं का समूह या 4 बाहों का समूह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं का समूह। आपका होमवर्क आपको बताना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे चतुर्भुज इज इक्वल टू समास का नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है हमको जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो पूरी तरह से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, वो ध्वस्त होगा, खंडहर होगा, नस्वर होगा या फिर अथाह होगा। तो देखिए, नस्वर नहीं हो सकता आपका, ना ही आपका अथाह हो सकता है। या अथाह क्या होता है कि जिसकी गहराई का न पता हो या जिसकी थाह का पता न हो, वो होता है अथाह। जो न मरे वो हो जाएगा आपका नस्वर। अगला आ जाता है कि खंडर या ध्वस्त। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है कि इन दो में से बताना है कि जो पूरी तरह बर्बाद हो गया वो खंडर है या फिर वो ध्वस्त है। तो देखिए, सही शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्वस्त यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु। तो परिश्रम क्या है, परिश्रम ही जीवन है, और आलस्य क्या है, आलस्य मृत्यु। यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है। तो यहाँ पर कहीं आपको विस्मय सूचक चिन्ह दिखा, योजक चिन्ह दिखा, अर्धविराम दिखा या निर्देशक चिन्ह दिखा। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है।
तो फटाफट से बता दीजिए कि यहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह दिया गया है। तो देखिए विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है, ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन या टपकता आंसू भी आप इसको बोल सकते हो। योजक चिन्ह आपको बता चुका हूँ, अर्ध चिन्ह आपको, अर्ध विराम आपको बता चुका हूँ, निर्देशक या विवरण चिन्ह होता है ये वाला। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो अर्ध विराम का ही यहाँ पर हमको प्रयोग मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका हमको मिला, परिश्रम ही जीवन है और आलस्य ही मृत्यु, तो ऑप्शन नंबर सी अर्ध विराम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है। अनुनासिक अयोगवाह की बात कर रहा है, अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि एक चीज़ होती है अनुनासिक और एक चीज़ होती है आपकी अनुस्वार। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ही माइनर सा है। पूरी चीज़ आपको समझाई थी, अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपके लिए कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि अगर अनुनासिक की बात करें तो जहाँ पर आपको चंद्र बिंदु मिले वहाँ पर अनुनासिक हो जाएगा, और अगर अनुस्वार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बिंदी, तो हंस क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। हंस पे अगर हम चंद्र बिंदु लगा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा अनुनासिक शब्द हो जाएगा। ये तो ह्रस्व है और ये हरि, तो इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो ये अनुनासिक है ना ही अनुस्वार है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोगों को बताना है कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको दिवंगत, दूसरा ऑप्शन है निराहार, तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपका स्वच्छंद, और लास्ट ऑप्शन है उच्छ्वास। तो दिवंगत, यह है दिंगत, तो देखिए दिंगत हो जाएगा, निराहार हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा या उच्छ्वास हो जाएगा। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो अगर आप इसका देखिए संधि विच्छेद करके करोगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, निहि प्लस के आहार। तो ऑप्शन बी में जहाँ पर भी हमारा विसर्ग दिखा वहीं पर विसर्ग संधि, तो निहि प्लस के आहार क्या हो गया, निराहार हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर विसर्ग संधि का सही उदाहरण हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, अवनति, किनारा, किरण और चांदनी, इन सभी पर्यायवाची शब्दों के क्रमशः दिए गए सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनना है। तो देखिए चार पर्यायवाची दिए गए हैं और 4 ही हमको शब्द दिए गए हैं। अवनति का सबसे पहले बताना होगा पर्यायवाची, किनारे का दूसरे नंबर पे, किरण का तीसरे नंबर पे, और चांदनी का सबसे अंत में आपको आंसर देना है। तो देखिए अधोगति अवनति का हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अवनति का विलोम क्या होता है, तो अवनति का विलोम होता है उन्नति। अवनति का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति। तो यानी उन्नति तो हमारा विकास होता है, किसी चीज़ में वृद्धि होती है, वो तो अवनति क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में कमी यानी कि गिरावट, नीचे की ओर, पतन की ओर। तो अधोगति, तो जिसकी गति नीचे की तरफ हो तो वो क्या हो जाएगा, अवनति। किनारे का ज्योत्सना, किरण का अंशु और चांदनी का कुल, तो भैया कुल तो किनारा होता है, अंशु वाकई में किरण होता है, लेकिन किनारा तो ज्योत्सना नहीं होता। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुल स्टार्टिंग में दे दिया तो क्या अवनति के लिए हम कुल लगा सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा हमको ज्योत्सना दिया है, तो ज्योत्सना तो चांदनी का होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट बचता है अवनति का विलोम अधोगति, बिल्कुल ठीक है। किनारे का पर्यायवाची शब्द, अवनति का पर्यायवाची शब्द है अधोगति, विलोम नहीं। तो किनारे का पर्यायवाची शब्द कुल, बिल्कुल सही। किरण का अंशु, बिल्कुल सही। और चांदनी का ज्योत्सना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है प्यारे साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही एक एक शब्द को देख के करना है, ऐसा नहीं करना है कि आगे पीछे कर दो। सबसे पहले अवनति शब्द है तो अवनति का आपको बताना होगा, दूसरे नंबर पर किनारा है तो किनारे का बताना होगा,
तीसरे नंबर पर किरण है तो तीसरे नंबर पर किरण, और सबसे लास्ट में चांदनी, तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द आपको सबसे अंत में बताना होगा। अगला क्वेश्चन है विलासक में उपसर्ग है, तो विलासक में उपसर्ग बताना है। बिल उपसर्ग होगा, बिही उपसर्ग होगा, बिल में हलंत होगा या बिला होगा। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है बिला, प्लस के क्या हो जाएगा, मूल शब्द क्या निकलेगा, शक। तो बिला प्लस शक, तो क्या हो गया, बिलाशक। उपसर्ग क्या हो गया, बिला हो गया, और शक क्या हो गया, इसमें मूल शब्द हो गया। तो मूल शब्दों के शुरुआत में, प्रारंभ में जो शब्द जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं वो होते हैं हमारे उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गुणों के विपरीत व्यवहार करना। तो निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ है। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, आग लगने पर कुआं खोदना, आँख के अंधे नाम नयन सुख, उंगली उठाना या कोल्हू का बैल। तो गुणों के विपरीत काम क्या हो गया, आँख के अंधे और नाम नयन सुख। आँखों से तो अंधा है लेकिन नाम क्या रख रखा है कि नयनों का सुख। नयन सुख क्या होता है, नयन होती है आँखें और सुख आपको पता ही है सुख। तो आँखों का सुख, जब अंधा है तो उसको कैसा आँखों का सुख। तो गुण और ना उसके कार्य या व्यवहार विपरीत हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, तो ये ऐसा है कि कोई तत्परता में कार्य करना, यानी कि जब काम बिगड़ गया उसके बाद तुम कार्य कर रहे हो तो तुरंत, यानी कि एकदम से उठना और उठकर काम करना, बिल्कुल ये उसको कहते हैं एकदम एग्जैक्ट टाइम पर। कोल्हू का बैल क्या होता है, जो एक ही काम में लगा रहे। उंगली उठाना, किसी पर आरोप या दोष लगाना, तो ये किसी पर उंगली उठाना हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मुख का पर्यायवाची शब्द प्रैबर होगा, बदन होगा, पूय होगा या वरेण्य होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुख। अगला शब्द आ जाता है आलस्य। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या, आलस होगा, अलस होगा या आलसी होगा या आलसपन होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आलस्य का विशेषण आलसी। अब जब भी आपको विशेषण पहचानना हो तो शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि वह, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, वह बहुत आलसी व्यक्ति है, बहुत आलसी व्यक्ति है। इसको थोड़ा इधर ले आऊँ, वह बहुत आलसी व्यक्ति है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों का पता कीजिए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए बहुत क्या हो जाएगा, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। आलसी क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या हो जाते हैं, विशेष्य। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि विशेष्य शब्द कौन से होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए तो वो शब्द क्या होते हैं, विशेष्य, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए तो वो होते हैं हमारे विशेषण। और विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर है ये 15, अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है। तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें अव्यय की आपको सही डेफिनेशन दी है, जैसे कि ऑप्शन ए देखा जाए तो जिस शब्द में क्या हो का पता चले तो वो अव्यय होता है, या जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो वो अव्यय होता है, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे वो अव्यय होता है, या जिस शब्द का रूप बदल जाए वो अव्यय होता है। तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा कि जिसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न ना हो, या दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे। जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो शब्द हमेशा एक सा ही रहेगा, ना ही उसके लिंग में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसके वचन में कोई परिवर्तन होगा, तो किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा,
और वो हमेशा एक सा रहेगा। और जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो वो तो हमारे सर्वनाम होते हैं। आपने सर्वनाम की परिभाषा भी याद की होगी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्द में क्या हो का पता चले वो तो प्रश्नवाचक शब्द हमारे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस डेफिनेशन का कोई संबंध नहीं है। और जिस शब्द का रूप बदल जाए तो रूप बदल जाए तो भाई वो तो कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 3 गलत दिए हैं किसी न किसी प्रकार से और 1 बिल्कुल सही दिया है। तो ऑप्शन क्या है? भूकंप से अनेकों लोगों की जानें गई, और जो कि आजकल भूकंप आया हुआ भी है। आपने देखा होगा कि भूकंप आया है और काफ़ी लोगों की हत्या भी हुई है। भूकंप से अनेकों लोगों की जान गई, भूकंप के प्रकोप से अनेकों लोगों की जाने गई, भूकंप से प्रकोप से, यहाँ पर देखना से दिया है, कभी आप एक सा समझ लो, भूकंप से प्रकोप से लोगों की जाने गई या भूकंप से जाने गई अनेकों लोगों की। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही और सटीक कौन सा लगता है? तो जितने बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया होगा, भूकंप के प्रकोप से अनेकों लोगों की जाने गई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है नोटिस करने वाली, मैंने आपको काफ़ी बार बताया होगा अनेकों कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ पर होना चाहिए था अनेक लोगों की जाने गई। तो सही शब्द क्या होगा? अनेक लोगों की जाने गई। लेकिन इस क्वेश्चन में हर जगह अनेकों लगा हुआ है, तो इस हिसाब से अनेकों वाला हम ठीक कर लेंगे। लेकिन इस एक क्वेश्चन का सभी को नंबर मिलेगा, क्योंकि अनेकों शब्द जैसा शब्द नहीं होता। और ये शब्द बार बार आपसे वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को लगता है कि अनेकों शब्द सही है, लेकिन सही शब्द क्या होता है? अनेक। यहाँ पर होना चाहिए था कि भूकंप के प्रकोप से अनेक लोगों की जाने गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बताना है कि निम्न शब्दों में तत्पुरुष समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास, तो जहाँ पर भी आपको विभक्ति से पहचानना हो वहाँ पर तत्पुरुष समास आते हैं। तो परीक्षा भवन हो जाएगा तत्पुरुष समास, भला मानुष हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा या नर नारी हो जाएगा। तो अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर का समूह क्या हो जाएगा? द्विगु समास यहाँ पर हमारा हो जाएगा। जहाँ पर भी संख्यावाचक आए वहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। हमको दिया है नर नारी, तो नर है और नारी है, यानी कि विलोम है एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और जहाँ पर समान समान शब्द दिए जाएं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। 2 ऑप्शन बचते हैं, परीक्षा भवन और भला मानुष। तो परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर हम भला मानुष, तो मानुष कैसा है? भला है, विशेषण और विशेष्य आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? है जो या के समान, आप ये वाली लगाते हो जब भी आपको पहचानना होता है जो या के समान, जहाँ पर भी आता है वहाँ कौन सा लगाते हो आप? कर्मधारय समास। लेकिन मैंने आपको बताई थी अलग डेफिनेशन कि जहाँ पर भी आपको विशेषण और विशेष्य देखने को मिलते हैं वहाँ पर होता है हमारा कर्मधारय समास। तो जैसे भी आप पहचान सकते हो वैसे पहचान लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है विशेषण और विशेष्य देखने वाला। अगला क्वेश्चन है आपका संधि विच्छेद से। यहाँ पर आपको बताना है कि पितृ अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको संधि विच्छेद बताना है अलग अलग करके। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है आप लोगों को? पितृ प्लस के अनुमति, यानी कि त्रय दिया है। दूसरे में दिया है पितर प्लस के अनुमति, और तीसरा हो जाता है यहाँ पर पितृ प्लस के अनुमति। इसमें दिया है तय, जो पृथ्वी वाला रय होता है नीचे को ऋषि वाला, वो वाला रय, या पितर प्लस के अनुमति। तो ये 2 में तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, पितर प्लस के अनुमति या पितर प्लस की अनुमति।
ये तो साफ साफ हमारे गलत है। कन्फ्यूज़न बचता है पितृ प्लस के अनुमति। अब देखिए, जब हम इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, कन्फ्यूज़न दूर करने वाली मैं चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है संधि विच्छेद में मात्राओं का कन्फ्यूज़न कैसे दूर करना है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे आधे आधे यानी कि स्वरों के हिसाब से निकलते हैं, और जब हम संधि करेंगे तो पितृ तो हमारा पक्का निकलेगा। अब त्रय निकलेगा या त्रय निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए कि आपका निकलेगा आधा शब्द, यानी कि तय और रिरी में रह का आधा हो जाएगा, और तय में रह लगा हुआ था तो उसका भी आधा निकलेगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिरी और ए मिलकर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए तय में रिरी है और स्वर है रिरी, और यहाँ पर कौन सा स्वर आ जाएगा? ए, और ये मिलकर बनाएंगे तय। तो आपका यहाँ पर पूरा दिया है त्रय, तो पूरा नहीं होगा, आपका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पितृ प्लस के अनुमति। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, संस्कृत भाषा के शब्द हैं तो तत्सम शब्द हो गए, जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं हुआ। तो यदि रूप परिवर्तित नहीं हुआ, जैसे थे वैसे के वैसे प्रयोग में लाए गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि रूप में परिवर्तन हो जाता तब हमारे क्या कहलाते? तद्भव शब्द हमारे कहलाते। लेकिन अभी क्या होंगे? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तत्सम शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का ना पता हो, डेफिनेशन सीधी सीधी पूछी जाती है, जिनकी उत्पत्ति का ना पता हो, किस चीज़ का, कि कहाँ से शब्द बना है, कहाँ से आया है, वो देशज शब्द हो जाएगा। जैसे शब्द हो जाता है लोटा हो जाता है, हमारा शब्द बन जाता है एक डिबिया शब्द बन जाता है। तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। विदेशी भाषा के शब्द क्या होते हैं? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, ये सब क्या होते हैं? जो विदेश वाले हैं वो विदेशी भाषा के शब्द। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पलंगड़ी। तो पलंगड़ी में प्रत्यय आपको बताना है। पलंगड़ी में प्रत्यय कौन सा होगा? तो उपसर्ग और प्रत्यय पर हम पहले ही काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, और जो हमारे प्रीवियस जो हमने आपको कराए हैं प्रैक्टिस सेट, मैंने आपको उपसर्ग वाला जब क्वेश्चन था तब भी आपको बताया था, और यहाँ पर बता देता हूँ कि वो जा करके देख लीजिए, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्यय के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी है। तो प्रत्यय निकालने से पहले सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि शब्द का विच्छेद आप आसानी से कर पाओ, यानी कि इसके टुकड़े। तो पलंगड़ी में आपका ई प्रत्यय होगा, गड़ी प्रत्यय होगा, लंगड़ी प्रत्यय होगा या ड़ी। तो उपसर्ग और प्रत्यय के लिए हमको मूल शब्द निकालना होता है। तो यहाँ से मूल शब्द क्या निकल जाएगा? तो मूल शब्द निकलेगा हमारा पलंग। तो पलंग के बाद हमारा क्या रह जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ ड़ी हमारा बचता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पलंगड़ी में प्रत्यय, ड़ी प्रत्यय यहाँ पर हमारा हो जाएगा। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर आपको बताना है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है। तो मैंने आपको सारे के सारे बता रखे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से चलें तो कर्ता ने, कर्म को, ऐसे करके चलते हैं। संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, तो संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है। अभी अभी तत्पुरुष वाला एग्जाम्पल आया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि संप्रदान तत्पुरुष होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या विभक्ति चिन्ह था? के लिए। काकी के ये किस में आते हैं? संबंध तत्पुरुष में। अपादान से आता है से, यानी अलग होने के संदर्भ में आता है अलगाव में। आपको ध्यान रखना है खास तौर पर कि जहाँ पर अलग होने का सेंस हो, अलगाव। और में कहाँ आता है? अधिकरण, में और पर। अधिकरण के कौन से हो जाएंगे? में और पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सामासिक पद
अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुनें। तो अष्टाध्यायी का सही समासिक विग्रह क्या होगा? अष्ट और अध्याय, 8 हैं जो अध्याय, या 8 अध्यायों का समाहार, या 8 हैं अध्याय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 अध्यायों का समाहार। तो 8 अध्यायों का समाहार क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। समाहार क्या होता है कि जब किन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए, उनका यानी कि सम आहार। समाहार का संधि क्या हो जाएगा? सम प्लस के आहार। तो यानी कि सब आहार सम कर दिए, यानी एक जगह मिला दिए, तो एक जगह समूह क्या हो गया? उसका समाहार हो गया। तो 8 अध्यायों का समाहार अष्टाध्यायी कहलाएगा। तो 722 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जाता है आपका, लड़ाकू में प्रत्यय क्या होगा? कु प्रत्यय होगा, अकु प्रत्यय होगा, आकू या फिर ड़ाकू। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, लड़ाकू में क्या हो जाएगा? आकू प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य आप लोगों को बताना है कि इन 4 में से एक बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है पहाड़ों में। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में 2 गड़बड़ हैं। एक क्या कि पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो दर्शनीय स्वयं में देखने योग्य होता है, तो इस क्वेश्चन को दीजिए काट। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? ये हो जाता है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या होता है कि जिन शब्दों की हमको आवश्यकता नहीं होती है, उन शब्दों का भी रिपीटिशन हो जाता है। तो देखने योग्य शब्द हमको एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि दर्शनीय का मतलब क्या होता है? जो देखने योग्य हैं, तो स्वयं में देखने योग्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा कि पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। किसी भी तरीके से आप बना लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा रिजेक्ट हो जाता है, और इसका भी क्या, सभी को 1 नंबर मिलता है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का आपको उदाहरण बताना है। कहा सुनी में द्वंद्व समास होगा, पंच प्रमाण में, बेटा और बेटी में, या फिर चौराहा में। तो पंच प्रमाण और चौराहा, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, पंच प्रमाण और चौराहा में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब 2 चीज़ें बच जाती हैं, एक है कहा सुनी और एक है बेटा बेटी। तो देखिए, कहा और सुनी, एक चीज़ है कहना और एक चीज़ है सुनना, एक है बेटा और एक है बेटी। अब इन दोनों में आपको डाउट होगा कि कौन सा हम ऑप्शन लगाएं, तो दोनों ही ऑप्शन क्यों ना सिलेक्ट कर लिए जाएं, क्योंकि दोनों में ही हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि कहने का विपरीत क्या हो जाएगा? सुनना, और बेटे का उल्टा क्या हो जाएगा? बेटी। तो द्वंद्व समास में विलोम शब्द मैंने आपको बताए थे, तो ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो आज आपको 2 नंबर फ्री के मिल गए, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके और क्लास को शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ अपनी आगे की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर, और लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में।